बिहार की सियासत को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 में महागठबंधन को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लीड करेंगे। महागठबंधन के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने ये बात कही। इस बैठक में महागठबंधन के सभी 7 दलों के विधायक शामिल रहे। इससे पहले नालंदा में भी डेंटल कॉलेज के उद्घाटन में नीतीश ने कहा था कि हमको तो जितना करना था वो कर दिए, अब तेजस्वी को आगे बढ़ाना है। नीतीश के बयान के बाद जेडीयू के कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी पार्टी का टारगेट 2024 है, न कि 2025। उधर बीजेपी ने नीतीश के बयान पर निशाना साधा और कहा कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हिमाचल में नई सरकार के फैसलों को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व सरकार के कई फैसलों को रद्द कर दिया, तो अटल टनल पर गायब हुई सोनिया गांधी की आधारशिला पट्टिका को फिर से लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री को अटल टनल के नाम की पट्टिका न हटाने की नसीहत दी है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी कि अगर अटल टनल से अटल बिहारी वाजपेयी की पट्टिका हटाई गई तो जोरदार विरोध होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सफाई दी कि अटल टनल का नाम नहीं बदला जा रहा है, बल्कि वो पट्टिका लगाई जा रही है जो बीजेपी ने हटवा दी थी। सीएम ने कहा कि अटल टनल की आधारशिला सोनिया गांधी ने रखी थी, इसलिए वो पट्टिका दोबारा लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी दमोह जिले में पटेरिया के आवास से की गई। एक वीडियो में पटेरिया पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे थे कि मोदी को रोकने के लिए उनकी हत्या को तत्पर रहना होगा, यानी उन्हें हराना होगा। उधर कांग्रेस ने खुद को पटेरिया के इस बयान से पूरी तरह अलग कर लिया है। इस बीच एक और कांग्रेस नेता का विवादित बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश के सिवनी में कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला द्विवेदी ने बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को अलग कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई अलग बेंच में होगी। बिल्किस बानो ने 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की थी। वहीं दूसरी याचिका में कोर्ट के मई में दिए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। इस पर बिल्किस ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। भारत ने इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC को कश्मीर पर टिप्पणी करने के मामले में आड़े हाथों लिया है। भारत ने OIC प्रमुख की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि उसके पास कश्मीर मुद्दे पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम OIC के महासचिव का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दौरे में दिए गए बयान की निंदा करते हैं। OIC के पास कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल OIC प्रमुख हिसैन इब्राहिम ताहा पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने कहा था कि कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए और इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत होना चाहिए। आज संसद पर हुए हमले की 21वीं बरसी है। संसद भवन पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर 5 आतंकवादियों ने हमला किया था। इस आतंकी हमले में 9 जवान शहीद हुए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान शामिल थे। वहीं हमला करने वाले सभी 5 आतंकी भी मारे गए थे। इस आतंकी हमले के पीछे मोहम्मद अफजल गुरु और शौकत हुसैन समेत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। 12 साल बाद 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दे दी गई थी। सुकेश चंद्रशेखर मामले में फंसी नोरा फतेही ने दिल्ली की अदालत में जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ मानहानि का केस किया है। नोरा का आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके नाम का जबरन इस्तेमाल किया गया। एक्ट्रेस का कहना है कि सुकेश से उनका कोई सीधा संपर्क नहीं था। वो सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल के जरिए सुकेश को जानती थीं। नोरा फतेही की ओर से मानहानि के केस के बाद जैकलिन फर्नांडिस के वकील का बयान आया है। जैकलिन फर्नांडिस के वकील ने कहा कि उनकी क्लाइंट ने कभी भी पब्लिक में नोरा के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो ऐसे में मानहानि का कोई केस नहीं बनता है। ये जो कुछ हुआ है वो गलतफहमी के चलते हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों पर एक बार फिर से लाठीचार्ज हुआ। ये अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से विज्ञप्ति जारी करने और बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अभ्यर्थियों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था।
गांधी मैदान से विधानसभा के लिए बढ़े अभ्यर्थियों को पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर रोक लिया, जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। उधर पुलिस मित्र भी पटना की सड़कों पर उतरी और राबड़ी देवी के घर का घेराव किया। कल रात की सबसे बड़ी खबर थी तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, जिसके बारे में आपने कल देखा। दिन भर हमारे देश में इसके बारे में बातचीत होती रही, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है इस हिंसक झड़प पर होने वाली राजनीति। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष में दोनों देशों के जवान घायल हुए थे। ये पिछले 2.5 साल में गलवान के बाद दूसरी ऐसी बड़ी घटना थी जब भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक संघर्ष हुआ और इस घटना के दौरान कुछ भी हो सकता था और हम मानते हैं कि ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि कल जब से ये खबर आई है तब से हमारे देश का एक खास वर्ग इस पर बहुत खुश हो रहा है मन ही मन और कह रहा है कि LAC पर जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि इससे उन्हें एक मुद्दा मिल गया। आज हम आपको एक टास्क देना चाहते हैं आप सबको, और शो की शुरुआत में ही आप इसे ध्यान से सुनिएगा। आज आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी है, ऐसे लोगों की एक सूची बनानी है जो इस हिंसक संघर्ष को अपने लिए एक वरदान मान रहे हैं, ऐसे लोग जो इस हिंसक संघर्ष के बाद मन ही मन खुश हो रहे हैं, मन ही मन तालियां बजा रहे हैं और इसमें अपने लिए एक बहुत बड़ा मौका खोज रहे हैं। इन लोगों पर आप रिसर्च कीजिए और पता लगाइए कि ये कौन से लोग हैं जो इस मौके का फायदा उठाकर हमारी सेना का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, हमारी सेना पर व्यंग कसना चाहते हैं और हमारी सेना को उकसाना भी चाहते हैं कि वो इस युद्ध में चली जाए। 9 दिसंबर को जब यह घटना हुई थी उस दिन की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आज हमें मिल गई हैं, जो कि आज आपके लिए बिल्कुल नई चीज होंगी और इन सैटेलाइट तस्वीरों को ध्यान से देखने पर आपको आज कई बातें समझ में आएंगी। इन तस्वीरों में 2 चीजें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। पहला है एक गांव जो LAC के उस पार चीन के अधिकार क्षेत्र में है और दूसरी बात है ये सड़क जो LAC के बहुत नजदीक है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं पूरे बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं ये, ताकि आप ध्यान से देख सकें। ये सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, इसमें आपको एक गांव दिखाई दे रहा है और एक सड़क दिखाई दे रही है। इसके अलावा इन तस्वीरों में कहीं भी ये नहीं दिखता कि चीन ने गलवान की तरह तवांग के इस इलाके में भी हिंसक संघर्ष से पहले कोई अस्थायी टेंट लगाए हों या वहां बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती की गई हो। ना तो वहां टेंट दिखाई दे रहे हैं, ना ही बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। कुछ और तस्वीरों में आप ये देख पाएंगे कि LAC के इस तरफ जो भारत का इलाका है वहां हमारी सेना के जवान मौजूद हैं और इस इलाके में भारतीय सेना की अच्छी खासी तैनाती आपको दिख रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय सेना को पहले से ही खुफिया जानकारी मिल गई थी कि चीन के सैनिक LAC पार करके कुछ नए इलाकों पर अपना दावा जता सकते हैं। इसके अलावा इन तस्वीरों में एक और चीज आपको दिख रही है और वो है भारी बर्फबारी। चारों तरफ आपको बर्फ दिखाई देगी। इस समय तवांग का यह पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ है और अक्सर ऐसा देखा जाता है पिछले कुछ वर्षों में जब LAC के पास इन इलाकों में तापमान माइनस में चला जाता है और ठंड बहुत जबरदस्त होती है, बर्फबारी जब शुरू हो जाती है तो दोनों ही देशों की सेनाएं सीमा पर अपनी तैनाती को कम कर देती हैं और पीछे की ओर चली जाती है सर्दियों के मौसम के दौरान। लेकिन इस बार चीन की सेना ने ऐसा नहीं किया है। हमने कल भी आपको बताया था, चीन की सेना इस हिंसक संघर्ष के लिए उन्होंने एक ऐसा वक्त चुना जब LAC के पास ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है और तापमान -डिग्री में है, वहां जबरदस्त ठंड पड़ रही है। और बड़ी बात यह है कि यह इलाका समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर है और जो कुछ उस दिन हुआ उसे आप हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर कह सकते हैं। वो यहां पर आपको देखने को मिला जब दोनों सेनाओं के जो सैनिक हैं वो आपस में भिड़ गए। 17,000 फीट की ऊंचाई, पहाड़ी दुर्गम इलाका, चारों तरफ बर्फ, तापमान माइनस में, और इस समय यह दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक है जहां पर लड़ना तो बहुत दूर की बात है, जिंदा रहना भी अपने आप में एक चुनौती है। गलवान की घटना में और तवांग की इस घटना में आज आप बुनियादी अंतर समझिए।
15 जून 2020 को जब गलवान में हिंसक झड़प हुई थी, तब वहां हमारे सैनिकों की संख्या कम थी और शायद हम पूरी तरह तैयार भी नहीं थे। और हमें उस समय यह भी भरोसा था कि चीन कभी समझौते के खिलाफ जाकर इस तरह की कोई हिंसक संघर्ष इस तरह का नहीं करेगा, ऐसा हमने विश्वास रखा था। लेकिन उसने यानी चीन ने गलवान में बिल्कुल यही किया, हमारा विश्वास तोड़ा और जो अचानक हुआ हमला था, शायद हम इसके लिए तैयार नहीं थे और तब गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। तो बड़ी बात जो आपको गलवान के बारे में समझनी है वो ये, गलवान में हमारी संख्या कम थी। गलवान में हमने ये उम्मीद नहीं की थी कि चीन इस तरह का कोई कदम उठा सकता है और अचानक से हमें सरप्राइज दे सकता है। गलवान में चीन ने हमें एक सरप्राइज दिया। हमारी संख्या कम थी और हमारे 20 जवान शहीद हुए। यह अलग बात है कि सरप्राइज के बावजूद, संख्या कम होने के बावजूद हमने चीन की सेना को वहां से खदेड़ दिया, लेकिन हमारा भी नुकसान हुआ। यह तो गलवान की बात है। तो तवांग गलवान से अलग कैसे, और इन 2 साल में हमने क्या किया, क्या तैयारी की और हमारी सीख क्या है? जो गलवान में हुआ वो तवांग में नहीं हुआ। तवांग में हमारे सैनिक पूरी तरह से तैयार थे। चीन के सैनिकों से कहीं ज्यादा तैयारी हमारी थी और आपको जानकर गर्व होगा कि इस बार हमारे सैनिकों ने 17,000 फीट की उस ऊंचाई पर चीन के सैनिकों को एक तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इस बार हमारे सैनिक पूरी तरह से उनके ऊपर हावी रहे। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि 9 दिसंबर की इस घटना के दौरान क्या हुआ था। तो पहले तो हमने आपको यह बता दिया कि गलवान और तवांग में फर्क क्या है। तवांग में फर्क इस बार का यह है, इस बार हमारी तैनाती चीन से ज्यादा थी। इस बार चीन ने हमें सरप्राइज नहीं किया, हमने चीन को सरप्राइज किया। और चीन ने जब अपनी बड़ी संख्या में भी अपने सैनिकों को जब वहां पर भेजा, तो वो सैनिक भी हैरान रह गए भारत की तैयारियों को देखकर। इस बार हमें जानकारी पहले से मिल गई थी, इसलिए इस बार सरप्राइज देने की बारी भारतीय सेना की थी। इस बार सरप्राइज होने की बारी चीन के सैनिकों की थी। और बड़ी बात यह है कि संघर्ष से पहले ही भारतीय सेना को यह जानकारी मिल गई थी कि चीन LAC के पास बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है, यानी वो गलवान पार्ट 2 करना चाहता था। उसके ये सैनिक नियमित पेट्रोलिंग के दौरान भारत के जवानों पर दबाव बना सकते हैं, ये खुफिया जानकारी हमें मिल गई थी। और यह भी पता चल गया था कि इस बार पेट्रोलिंग के दौरान संख्या अचानक से बढ़ जाएगी। इस खुफिया जानकारी के मिलते ही भारतीय सेना ने तवांग सेक्टर में स्थित इस इलाके के आसपास अपने सैनिकों की तैनाती अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा दी और इस दौरान इन सैनिकों को पहाड़ों की निचली चोटियों पर डटे रहने के लिए कहा गया। इसके बाद जब हर रोज की तरह 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिक LAC पर इन इलाकों में गश्त करने के लिए आए, तो इस दौरान चीन के सैनिकों ने LAC को पार करने की कोशिश की, क्योंकि वो बड़ी संख्या में सैनिकों को लेकर आया था और इसका भारतीय सैनिकों ने कड़ा विरोध किया। इसके बाद दोनों सेनाओं की पेट्रोलिंग यूनिट्स के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सूत्रों के मुताबिक इस समय तक चीन की पेट्रोलिंग यूनिट में 30 से 35 सैनिक थे, जबकि 300 से ज्यादा सैनिक कुछ दूरी पर चीन का झंडा लेकर खड़े हुए थे। और यह शायद भारतीय सेना को यह बताने की कोशिश थी कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं और ये 300 सैनिक भी कभी भी इस युद्ध में कूद पड़ सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस तनाव के बीच चीन के सैनिकों ने पहले पथराव करना शुरू किया, कुछ छोटी चट्टानों को भारतीय सैनिकों की तरफ फेंकने की कोशिश की और कुछ सैनिकों ने भारतीय जवानों के साथ हाथापाई की। अब क्योंकि भारतीय सेना की कई टुकड़ियां पहले से ही इसके लिए तैयार बैठी थी, इसलिए उन्हें इस घटना की सूचना भेजी गई और पलक झपकते ही भारत के और सैनिक वहां पर इकट्ठा हो गए। यह घटना अलग अलग पॉकेट्स में हुई, जिनमें कुछ जगहों पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच सिर्फ धक्का मुक्की हुई, लेकिन 2 पॉकेट्स ऐसी हैं जहां भारतीय सैनिकों ने चीन के जवानों को बुरी तरह से पीटा और उन्हें पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय सैनिकों के इस पलटवार के बाद चीन के सैनिक अपनी पोस्ट की तरफ भागने लगे और इस दौरान हमारे सैनिकों ने उनके कुछ सैनिकों को बंदी भी बना लिया, यानी पकड़ भी लिया। इसके बाद हमारे 50 सैनिकों का एक ग्रुप LAC को पार करके चीन की सेना की पहली पोस्ट तक चला गया और इस बात से चीन के जवान इतना डर गए कि उन्होंने हवा में फायरिंग की। जब कोई सेना अपनी ही किसी पोस्ट से हवा में वार्निंग शॉट फायर करती है,
तो वो बाकी पोस्ट तक, जो पीछे की पोस्ट होती हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि सीमा पर कुछ गड़बड़ है और उन्हें मदद की जरूरत है। हालांकि इस वार्निंग शॉट के फायर होने के बाद भी भारतीय सेना के जवान इसी चीनी पोस्ट पर, चाइनीज पोस्ट पर मौजूद रहे और इस दौरान उनकी तरफ से चीन के सैनिकों को यह कड़ी चेतावनी दी गई कि अगर वो पेट्रोलिंग करते समय निर्धारित स्थान से आगे आए तो भारतीय सेना इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देगी और इस चेतावनी के बाद हमारे जवान अपनी तरफ लौट आए। इस घटना के 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक फ्लैग मीटिंग हुई जिसमें कमांडर स्तर के अधिकारी शामिल हुए। बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना में चीन ने भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया। दूसरी बात, भारतीय सैनिकों ने चीन के 300 से ज्यादा सैनिकों को इस हिंसक संघर्ष में पीछे खदेड़ा और इस दौरान चीन के कई सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें कुछ सैनिकों की हड्डियां भी टूट गई हैं। इसलिए आज हमने आपको इस पूरी घटना की एक इनसाइड स्टोरी बताई है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए, यह इलाका दुर्गम इलाका है। ना तो यहां मोबाइल फोन चलते हैं, ना ही यहां संचार का कोई और माध्यम है और वहां पर इन 2 सेनाओं के सैनिकों के अलावा कोई और मौजूद भी नहीं था। हमें भी ये सारी जानकारी हमारे सूत्रों से पता चली है और सूत्रों के जरिए जितनी जानकारी हम इस संघर्ष के बारे में इकट्ठा कर सकते थे, वो सारी जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है। ये सारी जानकारी हमें अलग अलग सूत्रों से मिली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार चीन को यह समझ में आ गया कि जो मंशा उनकी गलवान में थी, अब दोबारा ऐसा नहीं कर पाएगी। गलवान पार्ट 2 अब कभी नहीं होगा और तवांग में चीन को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला और यह सरप्राइज उन्हें आगे के आने वाले दिनों में डरा कर रखेगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर चीन की नजर आज से नहीं है, बल्कि वो कई दशकों से इस इलाके पर अपने नियंत्रण की कोशिश कर रहा है। आज से 60 वर्ष पहले, वर्ष 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब भी अरुणाचल प्रदेश में इसी लड़ाई के 2 ही केंद्र थे। इस लड़ाई के पहला केंद्र था यही जगह जिसका नाम है तवांग और दूसरा केंद्र था अंजाव या अजांग। ये दोनों ही इलाके तिब्बत की सीमा से लगते हैं, जिस पर चीन ने वर्ष 1950 के बाद ही कब्जा कर लिया था। तवांग में भारत की सेना हमेशा से काफी मजबूत रही है और ऐसा माना जाता है कि भविष्य में अगर भारत की सेना को अपने बचाव के लिए चीन पर कोई मिसाइल दागनी पड़े तो तवांग का यह इलाका ऐसी मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए सबसे सही जगह साबित होगा और यही बात चीन को सबसे ज्यादा चिंता में डालती है। भूटान और चीन की सीमा से लगने वाला तवांग जिला क्षेत्रफल में भारत की राजधानी दिल्ली से कहीं ज्यादा बड़ा है। तवांग का कुल क्षेत्रफल है 2172 वर्ग किलोमीटर और दिल्ली का क्षेत्रफल है 1482 वर्ग किलोमीटर, यानी तवांग दिल्ली से भी बड़ा है। तवांग की कुल आबादी सिर्फ 50,000 है और तवांग को चीन तिब्बत की संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताता है। इसे आप ऐसे समझिए कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, लेकिन वो इसके लिए सबसे पहले तवांग पर अपना कंट्रोल चाहता है और यही वजह है कि तवांग में LAC के पास काफी इलाके ऐसे हैं जहां सीमा को लेकर भारत और चीन दोनों देशों के बीच स्पष्टता नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। बड़ी बात यह है कि तवांग के जिस इलाके में यह हिंसक संघर्ष हुआ वो इलाका मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही आता है और आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्वीट में लिखा है कि वो इस इलाके में तैनात जवानों और गांव के लोगों से हर साल मिलते रहते हैं और हमारी सेना अब चीन को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से दे रही है। यह अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ट्वीट है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, ये हमारे देश के वो जवान हैं जो टेलीविजन की दुनिया से बहुत दूर है, सोशल मीडिया से बहुत दूर है, जो -20 डिग्री के टेम्परेचर में सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। दुर्गम स्थल है, कोई दूर दूर तक वहां पर संचार के साधन नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन जवानों को आज इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि कैसे हमारे ही देश के नेता अब इन्हीं जवानों पर राजनीति कर रहे हैं। इन जवानों को अगर आप देखेंगे, ये दिन रात अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान को हथेली पर रखकर यहां गश्त करते हैं
हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और जब भी कभी चीन की तरफ से हमला होता है तो ये नहीं सोचते कि इनकी जान जाएगी या बचेगी। ये पूरी बहादुरी के साथ मैदान में डटकर उतरते हैं और चीन की सेना को करारा जवाब देते हैं। सीमा सुरक्षा के जिस मुद्दे पर आज तमाम विपक्षी दलों को इन जवानों के पीछे एकजुट होकर आना चाहिए था, वही पार्टियां, वही नेता अपने अपने हितों को साधने के लिए आज दिन भर इस पर राजनीति करते रहे। आज इस घटना को लेकर भारत की संसद में विपक्षी दलों ने जबरदस्त हंगामा किया और इस हंगामे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे विपक्षी पार्टियों के बहुत सारे नेता अंदर ही अंदर खुश हैं कि उन्हें संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही एलएसी जैसा इतना बड़ा मुद्दा, चीन का इतना बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया। या आप ऐसे समझिए कि जैसे क्रिकेट के मैच में कोई आसान सा कैच उनकी झोली में आकर गिर जाए, वैसी ही खुशी हमारे देश के बहुत सारे नेताओं को आज इस पर हो रही है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में होना यह चाहिए कि सारे नेता और सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने मतभेदों को भूलकर एकजुट होकर इस मुद्दे पर एक साथ खड़ी नजर आएं, इस मुद्दे पर अपनी भारतीय सेना का साथ दें और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन चीन अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। लेकिन चीन के जो रणनीतिकार हैं वो जानते हैं कि भारत में इस मुद्दे पर भी हमेशा विभाजन होगा, भारत में इस मुद्दे पर हमेशा राजनीति होगी और भारत इस मुद्दे पर कभी भी एकजुटता के साथ चीन से लड़ नहीं पाएगा। आज कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर बहस कराने की मांग की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घटना पर बयान देना चाहिए और संसद की एक संयुक्त समिति इस पर बननी चाहिए जो एलएसी की मौजूदा स्थिति का आकलन करे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कहा है कि वो सांसदों के साथ, यानी एक ऐसा सांसदों का डेलीगेशन बनना चाहिए, ऑल पार्टी डेलीगेशन बनना चाहिए सांसदों का, और ये डेलीगेशन जो है ये तवांग जाए और तवांग जाकर वो ये देखना चाहते हैं कि वहां चीन की सेना ने हमारे इलाकों पर कब्जा किया है या नहीं किया है। यानी हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें ना तो भारतीय सेना पर विश्वास है और ना ही भारत सरकार पर विश्वास है, क्योंकि भारतीय सेना वहां हमारी एक एक इंच जमीन की रक्षा कर रही है, भारतीय सेना वहां पर तैनात है, लेकिन इन्हें भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है, ये खुद जाकर देखना चाहते हैं। यानी इन तमाम मांगों को लेकर आज दिन भर हमारे देश में हमारे अपने ही सैनिकों पर राजनीति होती रही और इस राजनीति के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान शायद कहीं दबकर रह गया जिसमें उन्होंने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी है। उन्होंने क्या जानकारी दी है आप भी सुनिए। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। रक्षा मंत्री ने अपने इस बयान के आखिर में यह कहा है कि वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां एक मत से हमारी सेना के साहस का समर्थन करेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। विपक्षी दलों को भी आज रक्षा मंत्री के इस बयान पर ताली बजानी चाहिए थी। वो इसलिए क्योंकि ये हमारी सेना और हमारे सैनिकों की बहुत बड़ी सफलता है कि हमने चीन के सैनिकों को वापस खदेड़ दिया। सफलता नंबर 1। सफलता नंबर 2, हमारे किसी भी जवान को अपनी शहादत नहीं देनी पड़ी, किसी की मृत्यु नहीं हुई, सारे जवान सकुशल हैं, सारे जवान ठीक ठाक हैं। कुछ जवानों को मामूली चोटें जरूर आई हैं, यह सबसे बड़ी सफलता है। और आज आप हमारे जवानों के उन परिवारों से पूछिए जो आज दिल थाम कर कैसे बैठे होंगे कि उनके परिवार में से जो जवान वहां पर हमारी रखवाली कर रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो सकुशल हैं या नहीं।
वो जिंदा हैं या नहीं। ये जवानों के परिवारों से जाकर पूछिए, वो कितने चिंतित होंगे और उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। लेकिन हमारे विपक्षी दल जो हैं वो एक बार भी दिल खोलकर इस पर ताली नहीं बजा पाए। हमारे सैनिकों की बहादुरी पर और उनके सकुशल रहने पर उन्होंने ताली नहीं बजाई। उन्होंने मांग ये की कि उन्हें ये विश्वास ही नहीं है कि चीन ने किसी भी इलाके पर कब्जा नहीं किया है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि चीन ने कब्जा कर लिया है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी सेना पीछे हट गई है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी सेना हमारी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाई है। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, इसीलिए वो कहते हैं कि हमें खुद वहां पर लेकर चलो, हम खुद जाकर चेक करेंगे। विपक्षी दलों ने भारतीय सेना पर संसद के अंदर और संसद के बाहर कैसे राजनीति की, इसकी एक छोटी सी झलक आज पूरे देश को देखनी चाहिए। माननीय रक्षा मंत्री जी, चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया और इस 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की। Our national security and a territorial integrity is being impinged upon by brazen Chinese transgressions as the government remains a mute spectator. कोई माननीय, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। जब से ये सरकार आई है, चीन जब चाहे हमारे यहाँ टहलता हुआ चला आता है। सर, हमने स्टेटमेंट मांगे थी। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट बालू जी, प्लीज अधीर रंजन जी, एक मिनट। We are all with the army and the soldiers, but please allow the opposition to be a part of this discussion. माननीय एलओपी, आपने अपने नोटिस का कंटेंट बता लिया। प्लीज 12-13 हजार फीट नीचे से चीन ऊपर आता है, आकर हमारी फौज पे हमला करता है। क्या हो रहा है इस देश में, बताइए? कौन सा राष्ट्रवाद है भाजपा का? लीडरशिप दिखाइए देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, ये सब अगर वो सच बोल रहे तो लेके जाइए ऑल पार्टी डेलीगेशन, ले जाइए डेमसाग लेके जाइए, आने तैयार है। उस जगह पर 9 तारीख को ले जाइए जहां पर झगड़ा, हम चलने तैयार है। बताओ ना देश को। मैं प्लीज एक मिनट, अधीर रंजन जी, एक मिनट। The defense minister said nothing more than what was available to us at 6 o'clock in the morning. आइटम नंबर 4, जो जनता के बीच के सवाल हैं वो हमने पूछने की कोशिश की, पर हमें डिसअलाउ किया। ये मैं मानती हूँ प्रजातंत्र के उसूलों के भी खिलाफ है। प्लीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। सरकार कह रही है कि 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। होम मिनिस्टर कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, राजनाथ सिंह ने भी बयान दे दिया। लेकिन विपक्षी नेताओं को विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि चीन ने कब्जा कर लिया है और सरकार कुछ छिपा रही है। लेकिन सरकार क्या अकेले छिपा रही है? इसका सीधा मतलब यह है कि सेना पर भरोसा नहीं है और सेना ने उस जमीन को छोड़ दिया, सेना पीछे हट गई। ये जो उंगली उठाई जा रही है, यह असल में सरकार से भी ज्यादा सेना की तरफ जाती है। आज संसद की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों ने इस पूरे मुद्दे पर हंगामा किया, जबकि इन सभी दलों को पहले से यह जानकारी दे दी गई थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर संसद में दोपहर 12 बजे अपना बयान देंगे। लेकिन इस सब के बाद भी यह हंगामा होता रहा और इस वजह से संसद में प्रश्नकाल की जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं हो पाई। बड़ी बात यह है कि इस प्रश्नकाल के दौरान आज एक बड़ा खास सवाल पूछा जाने वाला था। आज सरकार को उस सवाल का जवाब देना था जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को परेशान कर रहा था। इसलिए जब विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद स्थगित हुई तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि वो इस जवाब से शायद बच जाएगी, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। और बाद में अमित शाह बाहर आए और उन्होंने उस सवाल के बारे में सब कुछ बताया जिस सवाल की बाद में चर्चा हो रही थी। अब आप देखिए अमित शाह ने क्या कहा।
मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना 21 जून 1991 को हुई थी, यानी राजीव गांधी की हत्या के ठीक 1 महीने बाद, और इसकी चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस फाउंडेशन की ट्रस्टी है। अब बड़ी बात यह है कि इस देश में इस संस्था को तब तक चीन से कोई चंदा नहीं मिला जब तक भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। लेकिन जैसे ही वर्ष 2004 में यूपी की सरकार बनी तो इसके 1 साल बाद से ही चीन की एम्बेसी से, यानी चीन के दूतावास से इस संस्था को डोनेशन मिलना शुरू हो गया, इस संस्था को फंड मिलना शुरू हो गया चीन के दूतावास से, और 3 वर्षों में इसे 1,35,00,000 रुपए का चंदा चीन के दूतावास से मिला है। चीन के दूतावास का मतलब आप समझ लीजिए कि चीन से मिला है। हैरानी की बात यह है कि यह सारा पैसा भारत और चीन के रिश्तों पर शोध करने के लिए लिया गया था, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि पैसा ऐसे किसी शोध पर इस्तेमाल हुआ ही नहीं, बल्कि इस पैसे का इस संस्था द्वारा दूसरे कामों के लिए दुरुपयोग किया गया। इसके अलावा गांधी परिवार द्वारा चलाई जाने वाली इस संस्था को कट्टरपंथी जाकिर नायक की संस्था से भी 50 लाख रुपए का डोनेशन मिला था, यानी जाकिर नायक भी राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड दे रहा था। 50 लाख रुपए इस फाउंडेशन ने जाकिर नायक से भी ले लिया। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स की है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। भारत में यूपीए की सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व में, लेकिन चीन ने बीजिंग ओलंपिक खेलों के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया और तत्कालीन राष्ट्रपति को भी निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को चीन की तरफ से विशेष निमंत्रण भेजा गया। और बड़ी बात यह है कि तब सोनिया गांधी इस आयोजन में अपने पूरे परिवार के साथ चीन की सरकार की विशेष मेहमान बनकर वहां पर गईं। सोचिए, सोनिया गांधी के पास इस सरकार में कोई संवैधानिक पद नहीं था। सोनिया गांधी के पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ओलंपिक जैसे आयोजन में उन्हें चीन की सरकार ने अपना सबसे खास मेहमान बनाया और पूरा गांधी परिवार भारत की ओर से स्पेशल गेस्ट बनकर 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में विशेष मेहमान बनकर पूरा गांधी परिवार गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा। प्रधानमंत्री नहीं गए, देश के राष्ट्रपति नहीं गए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच वर्ष 2008 में, ये वही साल है जब ये वहां गए थे, उसी साल एक और समझौता हुआ जिसे MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। और उस समय इस समझौते पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि उनके पीछे आप सोनिया गांधी और चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, साइन कर रहे हैं राहुल गांधी, पीछे सोनिया गांधी खड़ी हैं और उनके साथ खड़े हैं शी जिनपिंग, क्योंकि उस समय शी जिनपिंग चीन के उपराष्ट्रपति थे और वो चीन के उपराष्ट्रपति होने की हैसियत से इस MOU के साइनिंग
के दौरान वो वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा आज आपको बहुत सारी ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी जिनमें गांधी परिवार को चीन के बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के साथ डिनर या दूसरे आयोजनों में देखा जा सकता है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो इस समय सरकार को घेरना चाहती है और कहना चाहती है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है और सरकार चुपचाप बैठी है और हमारे देश की सेना भी कुछ नहीं कर पा रही है। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस समय तवांग में है और हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं और आज तक पहला ऐसा चैनल है जो तवांग तक पहुंच गया है। श्वेता, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए मौसम वहां पर कैसा है इस समय, और वो अंदाजा लगा पाएंगे कि हमारे जो सैनिक हैं वो किस तरह के मौसम में इस तरह की लड़ाई झेल रहे हैं, और साथ ही आपके पास कोई लेटेस्ट अपडेट्स हैं वहां पर, वो भी बताइए। सुधीर, मौसम जो यहाँ पर है वो लगभग 0 तक पहुंचता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिन इलाकों में हम लोग पहुंचते हैं वहां पर सिग्नल ऐसा नहीं होता है कि आप तापमान उस समय का उस समय देख लें। लेकिन जो झड़प और जो हमारी पोस्ट है वो तो थोड़ी सी और ऊंचाई के इलाकों में यहाँ से हो जाती है, यानी कि यहाँ से आगे बढ़ते हुए लगभग 17,000 प्लस फीट की ऊंचाई पर, जहां पर इस समय लगभग -20 तक तो तापमान पहुंच रहा है। अब ऐसे में समझिए कि हमारी उंगलियां जब बाहर रहती हैं ग्लव्स में नहीं, हमारे पास तो इस समय आजादी भी है कि हम ये पहन सकें, लेकिन अगर आप अपनी बंदूक पर अपनी उंगली को रखकर ट्रिगर पर उंगली को रखकर आप पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो आपकी उंगली उस समय उस ठंड को एक्सपोज्ड रहती है। पर हमारे सैनिक ऐसे ही हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मौसम कैसा भी हो, कैसी परिस्थितियां हो और कितनी भी संख्या में उनके दुश्मन हो, वो सतर्क हैं, सजग हैं, तैनात हैं यहाँ पर। जितने सैनिकों से मेरी यहाँ पर बात हो पाई है अभी तक सुधीर, क्योंकि कैमरे पर आकर वो बात नहीं कर सकते हैं, जब भी इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है, टकराव की स्थिति होती है, अनुशासन सबसे पहले देखा जाता है। वो मीडिया में आकर इन चीजों के बारे में नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन वो सब इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हैं कि चीन को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब वहीं का वहीं दिया गया कि कितनी भी संख्या में वो आ गए उन्हें पीछे की ओर धकेल दिया गया और कहा कि कोई भी मोर्चा हो, कहीं पर भी हो, हर जगह वो इस तरह के कारनामे को करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। हाँ, थोड़ी सी बातें चुभ जाती हैं अगर उनकी काबिलियत को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन इन चीजों के बारे में वो बहुत ज्यादा परवाह करते नहीं है, सीधा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे सैनिक यहां से यही मैसेज हर हिंदुस्तानी के लिए देते हैं कि कितना भी कठिन मौसम, कितनी भी कठिन परिस्थितियां, कितना भी शातिर दुश्मन वो है, तो हमारे देश की सीमा 1 इंच क्या 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं खिसकेगी। जी श्वेता, ये पूरी घटना के बाद क्या आप वहां पर जमीन पर कोई तनाव महसूस कर पा रही हैं? क्या डिप्लॉयमेंट को लेकर कोई और नई चीज हो रही है? क्या नया इस समय वहां पर आपको देखने को मिला जब आप वहां पर पहुंची? सुधीर, हम लोग पिछले ही महीने यहाँ पर तवांग के क्षेत्र में थे और यहाँ पर उस पूरे इलाके में जो मैकमोहन लाइन है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इलाका है, वहां पर हम बहुत विस्तार में उन सभी इलाकों में गए थे। और जब से गलवान की घटना हुई थी उस समय से भारतीय सेना ने यहाँ पर अपनी तैनाती और पुख्ता कर दी थी, क्योंकि अरुणाचल को लेकर चीन की मंशा हमेशा स्पष्ट रहती है। यहाँ पर हमारे तोपखाने की जिस तरह की तैनाती है, यहाँ पर हमारे सैनिकों की संख्या की जो तैनाती है, वो ठीक ईस्टर्न लद्दाख की तरह इस इलाके में भी हम मिरर डिप्लॉयमेंट ही अपनी रखते हैं और वही तैनाती यहां पर दिख रही है। यहां जो 9 तारीख की घटना के बारे में भी जो बताया जाता है उसमें यही कहा जाता है कि चीनी सैनिकों की संख्या अधिक थी और हमारे सैनिकों की संख्या उतनी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हम खदेड़ पाने में सक्षम रहे थे। लेकिन इसके बावजूद एक तो जो सड़कें भी बेहतर हो रही हैं पूरे इलाके की, पहले इस निर्माण पर जोर नहीं दिया जाता था, ये सोचकर कि अगर दुश्मन आया तो उसका आगे बढ़ने की रफ्तार रुकेगी, ये अजीबोगरीब सा लॉजिक था। लेकिन अब आगे तक उन सड़कों का निर्माण हो रहा है तो हमारा डिप्लॉयमेंट और तेजी से भी होता है, भारी भरकम जो हमारे इक्विपमेंट है वो पहुंच पाते हैं। तो वो तैनाती बिल्कुल एक स्तर दूसरा स्तर, मतलब लेवल बाय लेवल वो तैनाती गलवान के बाद से ही पूरी तरीके से यहां पर पुख्ता थी। और यही कारण है कि यहां पर जितनी भी गलत कोशिशें हुई हों उन सबको हम बीट बैक करने में सक्षम रहे हैं। तो मुझे तैनाती वैसी ही दिख रही है, लेवल ऑफ अलर्टनेस थोड़ा सा, मैं कहूंगी थोड़ा सा ज्यादा सतर्क।
जी श्वेता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी अपडेट के लिए। आप सबसे पहले तो अपना ध्यान रखिएगा और आपकी वहां से नई ताजा रिपोर्ट्स का हमें इंतजार रहेगा, पूरे देश को इंतजार रहेगा। आज का इतिहास। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़े हमले का दिन माना जाता है। वर्ष 2001 में आज ही के दिन भारतीय संसद पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने हमला किया था और इस हमले के वक्त सांसदों और सरकार के मंत्रियों समेत 100 से ज्यादा लोग संसद में मौजूद थे। इस हमले के बाद हुई मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए और इस दौरान 8 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए थे। हम इस हमले में शहीद हुए सभी सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हैं। आज 1986 में हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल का निधन हुआ था। स्मिता पाटिल को खास तौर पर अपनी संवेदनशील एक्टिंग और किरदारों के लिए याद किया जाता है। 1970 में स्मिता पाटिल ने दूरदर्शन में बतौर न्यूज रीडर काम करना शुरू किया और सिर्फ 10 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 80 से ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। और मशहूर इतिहासकार अल बरूनी का निधन आज सन 1048 में हुआ था। अल बरूनी ने वर्ष 1017 में भारत का दौरा किया था और बाद में भारतीय उपमहाद्वीप पर आधारित एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था तारीख उल हिंद। इस किताब के अलावा उन्होंने 145 किताबें और लिखी। अल बरूनी संस्कृत, यूनानी, हिब्रू और फारसी सहित कई भाषाओं के ज्ञानी थे और उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फार्माकोलॉजी, इतिहास और धार्मिक साहित्य के बारे में भी अच्छा खासा ज्ञान था। गलती हो जाए तो उसे स्वीकारने में देरी न करें। जितनी देरी होगी पीछे हटना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा।